हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरर बीस के एक और नए ब्लॉग में। अगर आपने लास्ट के 2 ब्लॉग चेकआउट किए होंगे तो आपको पता है कि मैं इस टाइम मुक्तेश्वर में हूँ। और मुक्तेश्वर में जो अपने लिए कुछ एक ज़मीन ली है छोटी सी, उसी कुछ सरकारी काम से मैं आया था। और हमारा जो काम था वो तहसील में था। हमारी तहसील पड़ती है तहसील धारी। तो पिछले 2 दिन से तहसील के मैं चक्कर काट रहा हूँ अपना। आज लगभग 6 घंटे में तहसील में था अपना काम कराने के लिए, बट इवेंचुअली जो काम है वो हुआ नहीं है। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करूँगा कि किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप उत्तराखंड में कहीं पर अपना कुछ ज़मीन वगैरह देख रहे हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन ले लोगे, रजिस्ट्री करा लोगे, उसके बाद की बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे साथ में। क्योंकि आज डेफिनेटली मुझे काफ़ी लेट हो गया है, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। यहाँ से मुझे नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने के लिए लगभग 7-8 घंटे का टाइम लगेगा। तो आज का भी अपना स्टे ही आसपास कहीं देख लेते हैं। अब क्या है ना कि आप लोगों को पता है कि एक अपना चैलेंज भी चल रहा है साथ में, कि जो ये ट्रिप थी जिसमें लगभग मैंने 700 किलोमीटर से प्लस मुझे ड्राइव करना है। साथ ही साथ पहले प्लानिंग ये थी कि सिर्फ 1 नाइट का स्टे होगा, बट इवेंचुअली 2 नाइट स्टे भी करना है और सब कुछ खाना पीना सारी चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ें 5 हज़ार में मुझे कंप्लीट करनी है। तो उसी के लिए कुछ अपना बजट से ढूंढते हैं और आज का अपना स्टे जो है प्लान करते हैं। अब यहाँ पर जो तहसील का सरकारी काम है वो थोड़े से ऐसे ही हैं, टाइम लगता है मतलब। और आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों के देखने की ना खुद से आ सको पर्सनली। और कभी ये मत सोचना कि आप एक दिन सुबह आए, काम आपका हो जाएगा और शाम को आप चले जाओगे। प्लान करके आना कि आपको 1 2 3 दिन लग सकते हैं। जैसा कि मुझे आज दूसरा दिन है। कल मैंने ट्राई किया था काम कराने का, कल कुछ हुआ नहीं। आज सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, बट अभी भी जो चीज़ मैं कराने आया था फाइनली वो हुई नहीं है। तो आई नीड टू वेट। अब यही है कि या तो मैं कल का फिर वेट करूँ, या फिर अब क्या है ना कि मैं वापस घर चला जाऊँ कल और दोबारा से मुझे आना पड़ेगा। तो मैं अभी पहले जा रहा हूँ एक स्टे पर। अभी क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे कोई बिल्कुल भूख नहीं लग रही है और बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कुछ भी खाऊँ। बट फिर भी ना यहाँ पर ये धानाचूली मार्केट है, इस मार्केट से कुछ खाने का लेकर चलता हूँ, क्योंकि रात को अगर भूख लगेगी तो अपना कुछ छटपट वही खा लूँगा। ये दानाचूली की मार्केट है, यहाँ पर ना काफ़ी सारे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ स्नैक शॉप भी हैं। तो यहीं से देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ अगर मिल जाएगा तो पैक करा लेता हूँ। तो लगभग 25 मिनट की मैंने ड्राइव करी, 10 किलोमीटर के आसपास, और जहाँ मैंने अपना स्टे सेलेक्ट किया ना वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। जगह का नाम है लस्ट्री बैकपैकर। यहाँ भी मैंने आज डॉर्मेट्री बुक करी है। गाड़ी का नीचे काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है, तो गाड़ी भी मैं नीचे खड़ी कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर अंदर आकर ना कुछ ए शेप रूम भी हैं और नॉर्मल रूम्स भी हैं। यहाँ पे ये छोटा सा कॉमन एरिया है और इसके बाद यहाँ पर कुछ गेम टेबल वगैरह लगी हैं, बैठने का अरेंजमेंट है। बाकी जो इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 430 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि अकेले मिल रहा है तो मतलब आपके साथ शेयर भी नहीं करना। मानसून का मौसम आ गया है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो खाली चलेंगी। तो अगर आप ऐसा कुछ सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको ऐसी चीज़ पसंद है तो आप डॉर्मेट्री वगैरह बुक कर सकते हो। अभी क्या है ना, रूम में थोड़ा सामान मैंने सेटअप कर दिया है, लैपटॉप वगैरह ओपन कर लिया। अब एक बार गाड़ी में चलते हैं, थोड़ा लगेज निकाल लाता हूँ, क्योंकि मैंने गीज़र ऑलरेडी ऑन कर दिया है। पहले नहाऊंगा और फिर ना कल का जितना भी सामान पैक करना है वो पैक कर दूंगा, क्योंकि कल सुबह ना जल्दी निकलना है। अपना नहाना हो गया, साथ में खाना भी खा लिया, थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी शाम के अप्रॉक्स 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर अच्छी ठंडी हवा चल रही है बाहर। टेम्परेचर अराउंड ऐसे ही लगभग 15 डिग्री के आसपास होगा। सामने पहाड़ी पे ना मतलब घरों पे जो लाइट जल रही है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। अभी बात करते हैं कि मैं इस बार जो मुक्तेश्वर आया हूँ, अकेले आया हूँ, तो किस काम के लिए आया था। तो आप लोगों को सबको पता है कि प्रॉपर्टी में अगर आप कुछ परचेज़ करते हो तो रजिस्ट्री जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब ओनरशिप का प्रूफ नहीं होती। उसके साथ आपका जो दाखिल खारिज, जैसे म्यूटेशन बोलते हैं, वो भी होना ज़रूरी होता है। इवन उससे भी आपकी जो ओनरशिप है वो प्रूफ नहीं होती, उस पे आपका कब्जा भी होना चाहिए, उस पे आपका कुछ बिल्स वगैरह भी आने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम जब आए थे हमने रजिस्ट्री करा ली थी और इस बार मैं आया था म्यूटेशन के लिए। तो म्यूटेशन की प्रोसेस में हमारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आया था। ऑलमोस्ट होपफुली हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हों, मतलब मेरे पास अभी क्लैरिटी नहीं है, वो मैं डेफ़िनेटली आपको बाद में दूँगा। और एक बार जब हमारा सारा काम हो जाएगा ना, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, मतलब रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन तक की जो एक-एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरीके से मतलब आप भी ईज़िली सारी चीज़ें करा सकते हो, वो डिटेल में शेयर कर दूँगा। बट अभी नहीं, पहले हमारी जो चीज़ें हो जाने देते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। बाकी देखिए पहाड़ों में ना मतलब ये चैलेंजेस है। पहाड़ों में हमने बातें करी अब तक की मतलब ट्रांसपोर्ट का चैलेंज है या फिर पानी का चैलेंज है, इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है, एजुकेशन का चैलेंज है, हेल्थ केयर का चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज हैं। बट इसके अलावा देखो ये भी एक चैलेंज है। अभी आज के लिए फिर मैं थोड़ा आराम करता हूँ
और कल सुबह जल्दी उठेंगे, लगभग मैं सोच रहा हूँ कि 5:30 बजे के आसपास तक निकल जाऊँ यहाँ से। और तो 5:30 बजे दिन नहीं निकलेगा, लगभग 6 बजे के आसपास दिन निकलेगा, बट ठीक है थोड़ा स्लो चलाएंगे, मतलब नॉन रास्ता है, आज भी मैं इसी रास्ते से आया। तो 5:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और फिर जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे घर पहुँच जाएँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास दिन निकल आया था, मतलब इतना दिन था कि आप आराम से निकल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या थी कि तब से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। अभी बारिश थोड़ा हल्की हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकलता हूँ और यहाँ से जो अपनी ग्रेटर नोएडा की जर्नी है ना, वो कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी एग्जैक्टली 5:43 हुए हैं। यहाँ से मैंने घर की लोकेशन लगा ली है। 350 किलोमीटर ड्राइव करना है, इसके लिए 7 घंटे दिखा रहा है। अगर छोटा कम से कम ब्रेक भी लूँगा तो 7.5 घंटे आप मान के चलो। बाकी हमारा कल का जो स्टे था ये लश ट्री बैकपैकर्स में था। अगर स्टे की बात करूँ तो स्टे सो था। अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो पैक था ना, जिसमें मैंने कल स्टे किया था, वो ज़्यादा एडवांस था, थोड़ा नया था। ये थोड़ी ओल्ड प्रॉपर्टी थी, थोड़ा सा इनका एमबीएस भी होता, पुराना सा था। बट ठीक है, मतलब जिस कॉस्ट में मैंने बुक किया 420 रुपीज़ में, उस हिसाब से बहुत अच्छा था। और स्पेशली कि मैं अकेला था, तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि दोनों दिन जहाँ भी मैं डॉम में रुका, मतलब जो आपके बंक बेड वाले होते हैं, उसमें मैं अकेला ही था और आराम से अपना मैं रिलैक्स कर पाया। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डिस्टर्बेंस था या फिर मुझे कुछ थोड़ा अनईजी सा फील हुआ। तो ये अपना अच्छा रहा। बाकी यहाँ से अपना ड्राइव करते हैं, लगभग वही 350 किलोमीटर मान के चलो आप। 1700-1800 का फ्यूल लगेगा, कुछ रास्ते में टोल भी लगेगा डेफिनेटली। तो तब तक पता चल जाएगा घर पहुँचते पहुँचते कि हमारा जो 5000 वाला चैलेंज था उसका क्या हुआ। अब थोड़ा बारिश पड़ रही है और पहाड़ी ड्राइव भी है, तो मैं ना रिकॉर्ड नहीं करूँगा। एक बार जब थोड़ा पूरा दिन निकल जाएगा या फिर बारिश रुक जाएगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट 1.5 घंटे का टाइम लगा मुझे भीमताल पहुंचने में। अभी 7:15 हुए हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बारिश भी ऑलमोस्ट रुक सी गई है। बस अपना लगभग 1 घंटे की और पहाड़ों में ड्राइव है, फिर हम प्लेन्स में पहुँच जाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है। भीमताल की जो ये रोड है जहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, वो पूरी खाली है। इस तरफ आप भीमताल की लेक देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करने से पहले ना किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाओगे, जिस भी आप पर्सन से परचेज़ कर रहे हो, जो मतलब ओनर है, उससे आप उनकी खतौनी माँगोगे और उस खतौनी को आप उत्तराखंड की वेबसाइट है, भूलेख वेबसाइट, उस पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आपको ओनर से उनका आधार कार्ड लेना है, आपको ओनर से इन पर्सन मिलना है, आपको चेक करना है कि उनके आधार कार्ड में जो फ़ोटो है, जो उनका नाम है, वो बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं। साथ में जो भी वो खतौनी आपको देंगे, उस खतौनी में जो उनका नाम है, इवन हिंदी में लिखा हुआ नाम, इंग्लिश में लिखा हुआ नाम, स्पेलिंग टू स्पेलिंग मैच करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी मिसमैच होगा ना, तो आपको फिर डेफ़िनेटली जो ये सरकारी ऑफ़िसेज़ हैं, उनके चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप मेक श्योर कर लेना कि आधार में जो नाम है या फिर उनके पैन कार्ड में जो नाम है, साथ में जो वो खतौनी आपको दे रहे हैं, उसमें जो नाम है, वो सारे जो हैं वो मैच करने चाहिए। उसके बाद सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ना जो ये उत्तराखंड की भूलेख वेबसाइट है, इस पर जाकर उस खतौनी को वैलिडेट कर सकते हो। खतौनी को वैलिडेट करने के मल्टीपल तरीके हैं। सिंपल आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले अपना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनपद चुनने का स्थान लिखा है, आप यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी मल्टीपल तहसील हैं, आप तहसील सेलेक्ट करोगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पर विलेजेस के नाम हैं, आप अपने विलेज का नाम सर्च कर सकते हो। इवन यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो आप इनिशियली जो आपके नाम है उससे आप सर्च कर सकते हो। बट फाइनली जब एक बार आप अपना विलेज सेलेक्ट कर लोगे, तो उसके अंदर आप यहाँ पर जो खाता संख्या है या फिर जो गाटा संख्या है उसको भर सकते हो, या फिर यहाँ पर इवन आप रजिस्ट्री द्वारा भी सर्च कर सकते हो। किस दिन म्यूटेशन हुआ है आपका, उस पे सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो, और एक बार जब आप खतौनी देख लोगे तो उसके अंदर आप नाम मैच कर लेना, उसमें भी चेक करना कि उसमें और कितने हिस्सेदार हैं, मतलब किस-किस और लोगों के नाम हैं उसके अंदर। साथ में इसके ऊपर ना कोई आपका लोन चल रहा है या फिर कोई ड्यू है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको खतौनी से मिल जाएगी। तो ये खतौनी वैलिडेट करना आपका पहला काम हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री में आप सिंपली क्या चेक कर सकते हो कि आप उत्तराखंड सरकार की दूसरी वेबसाइट है स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। इसके अंदर ना आप सिंपली अपना विलेज जो है, जिस विलेज में आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, उस विलेज को सिंपली सर्च करके और उसमें आप चेक कर सकते हो कि जिस भी ओनर से आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हो, पिछले कुछ सालों में, मतलब आप पिछले लगभग 5 साल का रिकॉर्ड देख लो कि पिछले 5 सालों में उस ओनर ने कौन-कौन सी प्रॉपर्टी सेल की हैं। तो आपको उससे एक आइडिया पड़ जाएगा कि भई जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, उस प्रॉपर्टी का ऐसा तो नहीं हुआ है कि पिछले कुछ टाइम में इससे पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर इस पे कोई गिफ्ट डीड हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। पिछले 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर ड्राइव करके अभी मैं फाइनली काठगोदाम पहुँच गया हूँ। अब ना यहाँ पर आकर ये जैकेट उतार देता हूँ, क्योंकि इससे नीचे अगर किसी ने मुझे देख लिया ना जैकेट पहने हुए,
तो उसे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो हम डायरेक्टली ना हल्द्वानी बाईपास करते हुए निकल जाएंगे और डायरेक्टली सीधे जाएंगे तो हल्द्वानी सिटी होकर। तो अभी वही है, मॉर्निंग का टाइम है, इतना ऐसा सच कोई ट्रैफिक नहीं है, गूगल मैप भी सिमिलरिटी यही दिखा रहा है। तो हम हल्द्वानी सिटी में होके चलेंगे। ये है जी हल्द्वानी की गुरु गोविंद सिंह जी चौक। यहाँ पर ही आगे ना कुछ शॉप्स हैं, तो देखता हूँ कहीं गाड़ी लगाने की जगह मिल जाएगी तो अपना ब्रेक लेकर कुछ छोटा सा अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया। अच्छा, इसमें भी एक और कैच ये है कि जो खतौनी होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन हो। 2 तरह की खतौनी होती हैं, एक होता है जो ऑनलाइन ऑलरेडी चढ़ाई जा चुकी हैं और कुछ खतौनी ऐसी भी होती हैं जिसको हम एनजेडए बोलते हैं। तो उस टाइप की खतौनी को अभी ऑनलाइन नहीं करा गया है। सरकार की तरफ से आदेश तो हैं उसको ऑनलाइन करने के, बट ये डिफरेंट जो आपकी तहसील हैं या ज़िले हैं उन पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अभी उस चीज़ को ऑनलाइन किया है या नहीं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो जो कि एनजेडए की है, तो उसकी खतौनी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको जो आपके पटवारी ऑफिस है वहीं से कराने पड़ेंगे। अब रुद्रपुर और बिलासपुर जो नाम है ना, दोनों सुनने में एक से लगते हैं, बट क्या है ना कि रुद्रपुर जो है वो उत्तराखंड में है और बिलासपुर जो आपका पड़ता है वो यूपी में पड़ता है। और उत्तराखंड में जो फ्यूल का रेट है ना वो थोड़ा सा यूपी से सस्ता है। तो यहाँ पर 99.91 का था पेट्रोल का रेट। मैंने यहाँ से टैंक फुल करा लिया। चलिए मैं आपको एक बार ना सारे जितने भी एक्टर्स होते हैं, मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रोसेस में, उनका पूरा आइडिया देता हूँ। डेफिनेटली सबसे पहले आप होगे, आप एज अ बायर कहलाओगे और आप डेफिनेटली किसी न किसी जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके कांटेक्ट में आओगे। तो सेकंड एक्टर आपका प्रॉपर्टी डीलर हो गया। अब प्रॉपर्टी डीलर आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसके बाद आप थर्ड जो पार्टी है मतलब कि जो सेलर है उसके कांटेक्ट में आओगे। तो ये जो 3 लोग हो गए ये इंडिविजुअल पार्टी हो गई तीनों, और मतलब कि इनका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। एक सेलर है जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, एक बायर है जो खरीदना चाहता है, और एक बीच में आपका डीलर है जो इस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कराने में आपकी हेल्प कराएगा। अब इस प्रॉपर्टी की जो वेरिफिकेशन है, मतलब इसके जो डॉक्यूमेंट चेक कराने, इसके लिए जो नेक्स्ट ऑफिशियल अरेंज होगा वो है पटवारी। तो आपको पटवारी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। पटवारी ही है जो आपकी प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, आपको बताएंगे भाई ये किस खतरा खतौनी में है, ये किसके नाम पर है, इस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, एक्चुअल में ये किस लोकेशन पर है, इसका क्या साइज़ है, वो सारी चीज़ें पटवारी ही आपको निकाल के देंगे। इसके बाद क्या होता है, आप एक छोटा सा एक एग्रीमेंट साइन कराते हो। उस एग्रीमेंट के लिए ना आपको किसी लॉयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली ना आप किसी भी नोटरी वाले के पास जाओगे, वो उस एग्रीमेंट को आपका टाइप करके आपके नाम लिखकर जो भी आप डिटेल दोगे और उसको प्रिंट निकाल देगा। नेक्स्ट आता है आपका जब रजिस्ट्री का दिन होगा। तो जब रजिस्ट्री का दिन आता है उस टाइम पर आपका जो पहला कॉन्टैक्ट होगा वो होगा एक एडवोकेट से। तो जनरली जो आपके रजिस्ट्री के पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, वो एडवोकेट आपके तहसील के आसपास बैठे रहते हैं, उनके ऑफिस वगैरह रहते हैं, तो आप उनके टच में आओगे। रजिस्ट्री के जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो आप कॉन्टैक्ट में आओगे वो आओगे रजिस्ट्रार ऑफिसर के। तो जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो एक्चुअल में आपकी रजिस्ट्री का जो जिल्द नंबर है या सब चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, आपके साइन वगैरह कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इतना काम ख़त्म होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा आरके के कांटेक्ट में आना, जिसको रजिस्ट्रार कानून गो भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में कानून गो भी बोल देते हैं, बट आरके बोलते हैं। होगा क्या कि आपको आपकी जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो आरके को सबमिट करनी है। आरके ही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वापस पटवारी के पास पहुंचाएंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है फला फला डेट को और इसका इश्तिहार निकलवाओ। जब इश्तिहार की मैं बात करता हूँ तो इश्तिहार मतलब होता है जो विलेजेस होते हैं या फिर जो भी कंसर्न पार्टी हैं या फिर उस खतरा खतौनी में जो लोग इन्वॉल्व हैं। जनरली होता क्या ना कि एक आपकी जो खसरा खतौनी होती है उसमें आपका नाम नहीं है सिर्फ, उसमें मल्टीपल लोगों का नाम हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर आपने उस पर्टिकुलर खतौनी में कुछ जो जगह है वो कुछ और लोगों को भी बेची है। तो उस चीज़ का एक इश्तिहार निकलता है और वो सब लोगों को भेजा जाता है कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है कि ये प्रॉपर्टी फला फला व्यक्ति ने फला फला व्यक्ति को बेची है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन XYZ डेट, मतलब लगभग 45 दिन के आसपास होता है, उतने दिन के अंदर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो पटवारी ऑफिस में। और अगर उस पर कोई आपत्ति आएगी तो फिर उसका अलग तरीके से सुनवाई होगी, आपकी तरह से रजिस्ट्री जो है ना वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा आपका तो फाइनली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी एनओसी वगैरह साइन होकर वो सारी की सारी पटवारी ऑफिस में सबमिट हो जाएंगी। अब पटवारी इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, पूरा एक फाइल बनेगी और वापिस जो है ये कानून गो के पास भेजी जाएगी, जो आरके होते हैं। अब आरके इसको वैलिडेट करेंगे कि इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं। अगर सब कुछ कंप्लीट होगा
तो ये जो पब्लिक न्यायालय होता है, मतलब जहाँ पर तहसीलदार बैठते हैं, ये फ़ाइल वहाँ सबमिट करी जाएगी और तहसीलदार इस पे निर्णय सुना देंगे फाइनली कि भाई ऐसे-ऐसे ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री इस डेट को हुई थी और इतने दिन तक कोई आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई है। तो फिर ये पब्लिक जन अदालत में डिक्लेयर किया जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी में जो आप बायर हो, आपका नाम भी ऐड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी सारी प्रोसेस है कंप्लीटली। इसमें आपको देख लो समझ में आ गया होगा कि कितनी-कितनी पार्टी इन्वॉल्व्ड हैं और कौन-कौन से आपका जो लोग हैं उनके आपको टच में आना पड़ेगा। अब अगर आप वहाँ के लोकल हो या फिर आप मतलब बिल्कुल अपना टाइम निकाल के वहाँ रह सकते हो 1 महीना 15 दिन, तो ये सारे काम आप खुद से करा सकते हो। बट अगर आप ऐसा नहीं है कि भई आप जॉब करते हो, आप वहाँ पे इतना नहीं टाइम स्पेंड कर सकते, डेली बार-बार तहसील नहीं जा सकते, तो डेफ़िनिटली फिर आपको अल्टरनेट जो वेज़ हैं, वो पब्लिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ बट अल्टरनेट वेज़ होते हैं, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा और जो आपके काम हैं ये सारे हो जाएँगे। अभी 10:05 हुए हैं और मैं मुरादाबाद पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से मुझे 164 किलोमीटर और जाना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 2 घंटे 35 मिनट। तो इसका मतलब कि बीच में 1-2 छोटे ब्रेक लेने के बाद भी मैं पूरे 7 घंटे में पहुँच जाऊँगा और हो सकता है उससे पहले भी पहुँच जाऊँ। जब मैं अकेले रिटर्न जर्नी करता हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से ही करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ब्रेक लेता हूँ। एक ब्रेक अपना कहीं कुछ चाय या कुछ खाने का और दूसरा ब्रेक अपना फ्यूल भराने का। बाकी अब तक गाड़ी जो है वो 570 किलोमीटर चल चुकी है और 162 किलोमीटर और चलनी है, तो मतलब वही लगभग 731-732 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी। तो उसी हिसाब से जो अपना फ्यूल का एक्सपेंस है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बाकी ऊपर आप एक्सपेंस मीटर देख ही रहे होगे, इसके अंदर अभी बस फ्यूल का एडजस्टमेंट होगा और टोल का एडजस्टमेंट। बाकी कुछ खाने का ब्रेक मैं नहीं लूँगा क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, खाना घर जाके ही खाऊँगा। तो हमारी जो ट्रिप है ना, ये मुझे लग रहा है कि 5000 के अंदर पूरा कंप्लीट हो ही जाएगी। बाकी जैसा भी है एक बार घर पहुँच के फिर आप लोगों को कंप्लीट अपडेट देता हूँ। तो अपनी 730 किलोमीटर की जो ये ट्रिप थी तो कंप्लीट करके मैं घर पहुँच गया। अपनी गाड़ी ने जो माइलेज दिया है लगभग 21 kmpl का दिया, तो साथ से अगर हम फ्यूल का खर्चा निकालें तो 3600 रुपये हमारे फ्यूल में खर्च हुए। उसके बाद अगर आप टोल में कलेक्ट करोगे तो लगभग 12 टोल हमने क्रॉस किए। सारे के सारे जो टोल प्लाजा थे वो एनुअल फास्ट टैक्स से ही कटे हैं, तो उसका आप मान के चलो कि 180 रुपीज़ का हमारा टोल हो गया। हमने 950 रुपीज़ खर्च किए 2 दिन के स्टे के लिए और उसके अलावा छुटपुट अपना जो खाने का था लगभग 250-270 रुपये हमारे खाने में खर्च हुए। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारा 5020 रुपये में ये ट्रिप हमारी कंप्लीट हो गई। तो जो हमारा चैलेंज था वो हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। साथ में जो काम मैं कराने गया था वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, मतलब उसकी कुछ चीज़ें भी बची हैं, तो मुझे ओवर द टेलीफोन वो कंफर्म हो जाएगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएंगी चीज़ें, तो उसका वेट करेंगे। बाकी पिछले कुछ महीनों में हम इसी सब चीज़ों को चलते हुए कहीं घूमने नहीं जा पाए। प्लान तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी बट वही है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद अब डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करेंगे और आप लोगों को ना एक बजट ट्रिप दिखाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना जो अभी तक हमने वीडियोस शेयर किए उससे आपको काफ़ी सारे आइडिया मिल गए होंगे। मतलब कि पहले तो आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है या नहीं करनी है उत्तराखंड में, उसका आपको आइडिया मिल गया होगा। साथ में अगर आपको करनी ही है तो किस तरीके से करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से शेयर करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियोज़ को ना हाइप करना और अपना जो भी आप सजेशन है वो हमें कमेंट में शेयर ज़रूर करना। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर व्यूज़।